लेक्चर नंबर 54। पेज नंबर 214। अच्छा भाई, हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट लीज वाले एसेट का रिवर्स कर दिया था। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिवर्स करने के बाद लेट आने पे बैठना नहीं होता, 1-2 मिनट खड़े रहना होता है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिवर्स कर दिया था। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिवर्स करके अब हमने क्या करना है, हमने बैठ जाए, अब हमने लीज रेंटल माइनस करना है। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹7 लाख, 2,70,000। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड बैक कर दिया था जी। ये आपने मिस की हुई है क्लास पिछली? अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, मतलब घर में भी क्लास नहीं ली। सीरियसनेस टुवर्ड स्टडीज। 270। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी? 2499। इसमें ओन्ड एसेट्स की भी पड़ी हुई थी। इंटरेस्ट कितना था? 36। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऐड करके रेंटल माइनस कर दिए। ओके। इस साल एक वेयर हाउस हमने तामीर किया है जिसमें हमने गुड्स स्टोर करनी है। ये वेयर हाउस हमने तामीर किया था कॉस्ट ऑफ 4,888,000। ये वेयर हाउस एक्सपेंस होगा या ये वेयर हाउस एसेट होगा? एसेट होगा। एसेट होगा तो क्या होगा? प्लांट होगा, मशीनरी होगा या बिल्डिंग होगा? बिल्डिंग होगा। तो नो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन इट। इस पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इस पे रिकॉर्ड नहीं हुई, भाई आपको क्या मसला है? अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इस पे रिकॉर्ड नहीं हुई तो इधर देखना मेरी तरफ, तो उसको उल्टाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन इस पे रिकॉर्ड करने की जरूरत है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई तो कुछ उल्टाएंगे नहीं, लेकिन एसेट की कॉस्ट दी हुई है इसलिए टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। पॉइंट 6 में लिखा है उसने, टैक्स डेप्रिसिएशन विदाउट कंसिडरिंग 0.5 इज इतने। 0.5 के अलावा वाली टैक्स डेप्रिसिएशन मैं आपको दे रहा हूं, इसका मतलब है 0.5 वाली हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं टैक्स वालों की। बिल्डिंग के लिए टैक्स रेट क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर वेयर हाउस जी, बिल्डिंग के लिए टैक्स रेट क्या है? एसेट की कॉस्ट 88 इंटू 10%। जवाब 489 हो जाएगा ना, 488.9। उससे कह दो एक दो मार्कर ला दे। ओके, रहने दो। अच्छा, ये टैक्स किसकी आ गई? टैक्स एक्सेप्शन वेयर हाउस की। क्या बिजनेस में वेयर हाउस ही होते हैं या और एसेट्स भी होते हैं? और एसेट्स भी होते हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स बोलें 1560। तो वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन और अदर एसेट्स की डेप्रिसिएशन सारी की सारी हमने माइनस कर दी या माइनस कर दी? माजरत भाई, आज वो टर्म टेस्ट ना देने वालों को चेक नहीं लग सका, कल इंशाल्लाह लगेगा। तो टर्म टेस्ट जिन्होंने नहीं दिए हुए उनको बारो बारी गेट के दरवाजे पे लगा देंगे चेक। आगे पढ़ें। उसने एडवांस टैक्स दिया ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कोई टैक्स उसने एडवांस में जमा करा दिया है। इसका मतलब है अगर उसने टैक्स एडवांस में जमा करवा दिया है तो इसका हम क्या करेंगे? इसको जब न्यूमेरिकल एंड हो रहा होगा तो एंड पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये इसका सलूक करेंगे। चलें जी, अब रिक्लासिफिकेशन वाली दो एडजस्टमेंट्स पे नजर मार लें। एक हमने ये वाली भी थी, एक हमने एडवांस में टैक्स दे दिया हुआ था 3 लाख रुपए, एक हमने ज़कात दे दी हुई थी 1401, और एक कैपिटल गेन इनकम है हमारी। खर्चों में टैक्स पड़ा हुआ था
और खर्चों में ज़कात पड़ी हुई थी, इसको उल्टा दिया हुआ है हमने, और इनकम में कैपिटल गेन इनकम पड़ी हुई है, उसको उल्टा दिया हुआ है हमने। उल्टाने की रीजन ये है कि ये खर्चा नहीं है, इसका टैक्स माफ होगा, ये खर्चा नहीं है, डिडक्टेबल अलाउंस है, ये बिजनेस इनकम नहीं है, कैपिटल गेन है। तो अब इनको इंशाल्लाह फेस पे हम ले जाएंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फेस। फेस की बातें करते हैं। न्यूमेरिकल का फेस या साथ वाले का फेस? न्यूमेरिकल का फेस। साथ वाले के फेस को देखें, मुस्कुराहट है या उदासी है? इसकी उदासी को मुस्कुराहट में बदलें, फिर हम आगे चलते हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज कल के टर्म टेस्ट की डिस्कशन इसने लाइव अटेंड की थी, आज यूट्यूब पे अटेंड नहीं करेगा। सो दैट रियली मैटर्स अ लॉट फॉर अस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है हमारी। इसके बाद आ जाएगी टोटल इनकम। उसके बाद आ जाएगी ज़कात। इसके बाद आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। इसके बाद ग्रॉस टैक्स आ जाएगा। इसके बाद चैरिटी वाला टैक्स रेट हम माइनस करके शो कर देंगे पुअर फैमिलीज का, लेकिन उसको डैश डाल के जीरो ही लिखना है। सिक्योरिटीज रिमूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं। टैक्स ऑन फाइनल टैक्स इनकम भी कोई नहीं है, टोटल टैक्स आ जाएगा। फिर हम माइनस कर देंगे एडवांस टैक्स पेड ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर उसके बाद हम खुशी में गले मिलेंगे, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट जब आ जाएगा। चलें जी। मिस्टर टिंकू, मिस्टर कतील, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2021। इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं जी। 4491। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 1200, इधर से कड़ी थी देखें, इसको भी रिक्लासिफाई करना था 300 को, और 1401 को भी, और ये डोनेशन को भी, और इनकम फ्रॉम, यानी इनको यहां से निकाला था, फिर कहीं ना कहीं लेकर जाना था। अगर आप रोजाना आना जाना रखते हैं तो आपसे बातें हो रही हैं। साथ वाले को घूर के देखें कि छुट्टी करता है। अब आप इसको घूरें, हो सकता है इसने भी बुध को या मंगल को तो सब ने छुट्टी की हो। अब आप इसे ऐसे घूरी मारें कि इसको ख्वाब आए रात को, देख के डर जाए। आपकी शक्ल 5691 इज टोटल इनकम। टोटल इनकम ही मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि आज सवाल में ज़कात भी है जी। ज़कात को उधर से उल्टा दिया था 1401, इधर रिकॉर्ड कर दें। यही है ना 1401 जी। बाउलें 42, तो सर चार्ज नहीं लगेगा, सर पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम 10 मिलियन से कम है जी। टैक्स निकालें, सैलरी है ही नहीं तो टेबल 1, टोटल सही नहीं है, बिजनेस का टोटल सही नहीं है। 4221, बाकी भी ज्यादा से लगे हुए थे साथ, थोड़ा थर्ड पहुंचे हुए थे टैक्सेबल इनकम पे। 4221, 5421, 4020। सैटरडे को हमने टर्म टेस्ट के जरिए
तीर आजमाया था, कितने लोगों ने जिगर आजमाया, कितने लोग साइड पे हट गए, जान दो तीर को। टैक्स टैक्स क्या पता चला टेस्ट देके तीर आने की तैयारी की हुई थी या जिगर में मसला था? जिगर में मसला था। टैक्स ये जो 3 सवाल आए थे, 2 सैलरी के छोटे छोटे, एक प्रॉपर्टी का छोटा सा, ये तो लेटेस्ट टाइम के सवाल थे, बिल्कुल आसान आसान थे। बस एक सैलरी की एडजस्टमेंट थी ग्रॉस सैलरी वाली, उसके अलावा तो फारक सवाल थे। क्या क्वेश्चन 5? ठीक है, वो लोगों सवाल तो वो आसान था, मुश्किल नहीं था जी। 650,000 प्लस 40% ऑफ, 40% ऑफ। ऑनलाइन वाला जो टर्म टेस्ट की बातें हो रही हैं, पता चले आप लोग अपनी धुन में लगे हो, टर्म टेस्ट नहीं देखा। 820 000 क्यों लाने हैं? अच्छा, लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 नॉट अलाउड, क्योंकि चैरिटी पुअर फैमिलीज को दी है। पुअर फैमिलीज नॉन प्रॉफिट इदारा नहीं है। 3-4 पुअर फैमिलीज इकट्ठी होके भी ये नहीं कह सकते हम इदारा बन गए हैं प्रॉपर। 978 में से मैं माइनस करता हूं, मुझे करने दीजिएगा, मैं खुद ट्राई करता हूं। चलें, ये जवाब आ गया। अब आप लोगों ने 300 को रिक्लासिफाई नहीं किया क्योंकि कोई जरूरत। 65 क्या था? 300 तो है ना, वो एडवांस टैक्स है। 65 डोनेशन था, ये ज़कात था। तो 300 का एडवांस टैक्स आपने ऑलरेडी जमा करवा दिया हुआ है हुकूमत के खजाने में। अगर एडवांस में टैक्स दे दें तो ये बिजनेस का खर्चा है, या एडवांस में टैक्स दे दें तो ये इतना टैक्स माफ होगा जी। कितना? 300 जमा एक और भी तो टैक्स माफ होने ना। अच्छा, इसके साथ इसने कहीं लिखा मैं ये खर्चों में पड़ा है, अदर इनकम में पड़ा है। वो हाउ डेयर यू टू स्पीक सच। अदर इनकम में तो सिर्फ 0.3 वाली चीज पड़ी है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं खर्चों में पड़ा है, खर्चों में। तो ये वाला जो एडवांस टैक्स है ये खर्चों में नहीं पड़ा हुआ, और ये वाला जो एडवांस टैक्स था 3 लाख, ये खर्चों में पड़ा हुआ था। ये भी तो एडवांस टैक्स है, ये भी एडवांस टैक्स, ये भी एडवांस टैक्स। ये खर्चों में पड़ा था, इसलिए हम इसे उल्टा कर तो हो गया ना। उल्टा कर का मतलब ऐड बैक नहीं, उल्टाया ऐड करके, इस तरह का फिक्रा बोल सकते हैं। उल्टा कर ऐड बैक कर दिया, ये तो एक ही बात 2 दफा होगी। सुबह का नाश्ता, ये तो नाश्ता सुबह को ही होता है, तो इसको उल्टा दिया, इसको उल्टाते हुए ऐड कर दिया। इस तरह का कोई फिक्रा बोल दे तो समझ आती है। तो इसको उल्टा कर फेस पे लाके माइनस कर दिया। लेकिन ये वाला जो एडवांस टैक्स था ये खर्चों में पड़ा हुआ है। उसका जवाब आया वॉइस नोट, उसका वॉइस नोट आया। ठीक है, क्लास के बाद सुन लेना, क्योंकि क्यों छोड़ के गया वो हमें। अच्छा, ये वाला एडवांस टैक्स खर्चों में पड़ा है। अब खर्चों में नहीं पड़ा तो उल्टाने की जरूरत, अगर उल्टाया नहीं तो फिर अब क्या कर दें, सिर्फ लेस कर दें। कितना? 190। जी हाइब्रिड में क्लियर, जरा हाथ खड़ा कर दें सब। जी शुक्रिया। Let's have a break for NaCl.
भाई बता रहे ग्लूकोज ख़त्म हो गया है, ORS भी ख़त्म हो गया है। ORS क्यों इस्तेमाल करने, क्या मसला है? साथ वाले का फेस देख के बताएं नाश्ता करके आया या नहीं। किताबों में लिखा है लोग चेहरे पढ़ लेते हैं जी। हाँ ये 30 लेस हो रहा है, ये 30 लेस हो रहा है माय डियर, ये सारी लेस वाली चीजें हैं। 422 नहीं है, ये 30 लेस ही किया था ना आप लोगों ने। बस ठीक है, चेक कर लीजिएगा घर जाके, लीव इट, कोई नहीं, टोटल गलत भी हो गया, डजंट मैटर, हमने तो बस कॉन्सेप्ट लेना था। ओके लीव इट, इट इज नॉट एन इशू। मेरा ये सवाल था कि मैंने एडवांस टेक खर्चों में पड़ा हुआ था, इसलिए वर्किंग वन में उल्टाकर फेस पे माइनस किया, और ये एडवांस टेक खर्चों में नहीं पड़ा था, इसलिए इसको सिर्फ माइनस कर दिया। भाई अब एसी को जरा 18 पे ले आओ, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं, बिकॉज आई कांट पढ़ा इन सच गर्मी। किसी दिन नहर वाले पुल पर क्लास, पेज 157, किसी दिन हो जाए वैसे, पेज 157 सेक्शन 28, ताकि आप कहें सानू नहर वाले पुल पे बुला के और खुद टीचर गायब हो गए। भाई इसीलिए होगा, अगर हुआ भी कभी तो एडवांस में याद रखिएगा। सेक्शन 28 जो कोई बंदा लीज वाला एसेट किराए पे ले, तो पेज 157, जो कोई बंदा लीज वाला एसेट किराए पे ले तो क्या इसको अकाउंटिंग वाले कुछ माइनस करने देते हैं? इसके लिए आपको FAR 2 पढ़नी पड़ेगी, वो आपने पढ़ी नहीं हुई, तो इसलिए आप और बता दो जो जो पढ़ा हुआ है आपने। बांगे दरा भी पढ़ी होगी, बाले जबरील भी पढ़ी होगी, पढ़ी हुई है, इधर रोप डालने से क्या हो जाना है? सवाल पूछ लो तेरे से FAR 2 के, हद होगी, अब चुप कर गए। तो अकाउंटिंग वाले FAR 2 में आपको बताएंगे कि जब आप एसेट किराए पे लें तो अकाउंटिंग वालों की नज़र में ये लीज नहीं है, किराया टाइप नहीं है, अकाउंटिंग वाले इसको डिप्रिशिएट करने देंगे क्योंकि आपका एसेट है, और आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में पैसे दे रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने देंगे। लेकिन टैक्स वाले कहेंगे नहीं, टैक्स वाले कहेंगे अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर लीज रेंटल पेड। टैक्स वाले कहेंगे किराया माइनस कर लो, टैक्स वाले क्या कहेंगे? किराया माइनस कर लो। और अकाउंटिंग वाले क्या कहेंगे? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट माइनस कर लो। और टैक्स वाले कहेंगे किराया माइनस कर लो। इसको वैसे मैंने एक दफ़ा दिखाया हुआ है आपको, इसका मैं पेज नंबर सिर्फ निकाल देता हूँ आपको, आप लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, ये पेज नंबर हमें मिल जाए भाई, खुदा ना खास्ता कुछ जगह दाएं बाएं आपको पता है खुशबुएं आ रही हैं, रिश्तेदारियों में शादियां और ये वो, कितने लोगों को ज़रा इनविटेशन आ चुके हैं दिसंबर के, और अब इसको ओवरऑल ही कुछ मुझे हमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसको निगेट करना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली प्रैक्टिकली सबकी शादी एक ही दिन है, अच्छा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, तो खुदा के लिए अपने आप को खुद ही जो है वो आपने मैनेज करना है। ये हाइब्रिड में भी कुछ लोग छुट्टियां कर रहे हैं और फिजिकल में भी, उनको मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ ताकि पता नहीं आप लोग मोटिवेट हो जाएं, डीमोटिवेट हो जाएं। मेरे 2 कज़नों की शादी थी, तो अब दोपहर की शादी थी, तो लेकिन अब ऑब्वियसली क्लास थी, तो मैं फिर ज़ोहर पढ़ के निकला, फैसलाबाद पहुंचा 4-4:30 बजे। ऑब्वियसली उस वक्त लोग निकल चुके थे, लेकिन बाकी लोग मौजूद थे, उनसे हमने सलाम दुआ ली और वापस आ गए। तो खाना तो खा लिया, वो मेन बात तो नहीं बतानी होती ना खाना। तो ऑब्वियसली अब खाला थोड़ा सा नाराज़ तो रही, लेकिन अब क्या करते, मुझे हल नहीं समझ आता ना, क्या करें फिर, या तो क्लास छोड़ें, फिर क्लास तो नहीं छोड़ी जा सकती।
तो इसलिए दोपहर को थी ना आपस की। अच्छा, तो अब ज़्यादा इतनी तफसीलात में क्यों पड़ जाता है? तो ये तो आप फिर तो हज़ारों मिसालें हैं ऐसी, लेकिन मकसद ये है कि यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक दफ़ा सैटरडे को इस्लामाबाद जाना पड़ गया किसी शादी पे, फिर संडे को सुबह किसी वजह से इस्लामाबाद से लाहौर आना पड़ गया, तो फिर लाहौर आए, फिर संडे को दोबारा इस्लामाबाद जाना पड़ गया शादी पे, फिर संडे को रात को दोबारा फिर 10 बजे निकल के रात को 2 बजे पहुंच के फिर सुबह क्लास में आना पड़ गया। तो नहीं, इसमें शाबाश वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हज़ारों इस तरह की मिसालें दी जा सकती हैं। तो आप समझते हैं बस सब कुछ टीचर को तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला होता ही नहीं, मैं आराम से आके बैठा होता है, तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों को नाराज़ करना पड़ता है, फिर ही जाके कोई होता है, पहले वरना नहीं हो पाता। तो अच्छा, नाउ पेज 135 पे हमने पढ़ा था कि निकालने की जरूरत नहीं ना, पेज ये देखा हुआ आप लोगों ने। पेज 135 पे हमने पढ़ा था कि डॉलेंस वालों ने एसेट किराए पे लिया हुआ था, तो डॉलेंस वाले इसका रेंट माइनस कर रहे थे। डॉलेंस वाले क्या कर रहे थे? इसका रेंट माइनस कर रहे थे। तो जब टैक्स वालों की नजर में आप एसेट किराए पे ले लें, तो आप इसका क्या माइनस किया करेंगे? हमेशा रेंट माइनस किया करेंगे। मिसाल के तौर पे बुक्स ऑफ डॉलेंस, पेज नंबर कौन सा था? 150 135 पे मैंने आपको दिखाई इसकी एग्जांपल। लीज रेंटल पेड बाय डॉलेंस, लीज रेंटल पेड बाय डॉलेंस टू अ बैंक, टू अ लीजिंग कंपनी फॉर एसेट यूज्ड इन बिजनेस, जो कि एसेट वो कहां यूज करे? बिजनेस में यूज कर रहा है। ओके, अच्छा, अगर आप गाड़ी वगैरह लीज पे ले लें तो फिर 25 लाख से ज्यादा रेंट आपको माइनस करने की इजाजत नहीं। यहाँ 25 लाख नहीं होना चाहिए था, यहाँ लोगों के राय 75 लाख होना चाहिए था, लेकिन लॉ मेकर से गलती हो गई है, उसने 25 लाख लिखा हुआ है, तो बस 25 लाख ही है अभी लॉ में। असल में 75 लाख जो गाड़ी की कॉस्ट को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था एक दफ़ा, तो वो वाली फिगर यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उसने 25 लाख लिखी हुई, तो 25 लाख को ही लेंगे। वहाँ हमने ये पढ़ा था, अगर ठहर जो ना, वहाँ हमने ये पढ़ा था कि अगर गाड़ी आप 75 लाख से ऊपर की परचेज करें, परचेज, तो परचेज करते हुए कॉस्ट अगर 80 लाख है तो उसको 75 लाख पर रिस्ट्रिक्ट कर देना है। कॉस्ट अगर 90 लाख है तो उसको 75 लाख पर रिस्ट्रिक्ट कर देना है। यहां यह है कि अगर आप 25 लाख से ऊपर की गाड़ी किराए पे लें, किराए पे, लीज नहीं है यहां, सॉरी वो क्या कहते हैं, ओनरशिप नहीं है, लीज है। यहां 25 लाख से ऊपर की गाड़ी आप किराए पे लें, लीज पे लें, तो आप मैक्सिमम रेंट कितना माइनस कर सकते हैं? 25 लाख, उससे ज्यादा नहीं। इसका न्यूमेरिकल हमने इंशाल्लाह चैप्टर 18 के अंदर कभी करेंगे। चैप्टर 18 में फ्यूचर में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। इसका न्यूमेरिकल अभी नहीं करा रहा, बस एक फिक्रा याद रख लें। फॉर डिडक्शन ऑफ रेंटल, रेंटल माइनस करने के लिए द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ऑब्वियसली नॉट प्लाइंग फॉर हायर ही होती है। नॉट प्लाइंग फॉर हायर का मतलब होता है वो जो रूट्स पे बसेस चल रही होती हैं वो प्लाइंग फॉर हायर होती हैं, और बाकी क्या होती हैं? नॉट प्लाइंग फॉर हायर। तो फॉर डिडक्शन ऑफ रेंटल द कॉस्ट ऑफ व्हीकल शेल नॉट एक्सीड 25 लाख। फिक्रा याद करें, फॉर डिडक्शन ऑफ रेंटल, रेंट माइनस करने के लिए, द कॉस्ट ऑफ गाड़ी शेल नॉट बी ग्रेटर देन 25 लाख। 25 लाख से ज्यादा गाड़ी की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, अब ये ना असल में वेरियस डिडक्शंस हैं जो इस सेक्शन में बताई हैं इसने। हेडिंग से पता नहीं चल रहा, हेडिंग को इतनी मज़े की नहीं है। पॉइंट 1 पढ़ें, आर डिडक्शन शेल बी अलाउड। ये सारी ना डिडक्शंस हैं। तो कुछ डिडक्शंस ऐसी थी जिनका लॉ मेकर ने सोचा कि अलग से लोगों को बता दूं। अगली डिडक्शन तो बहुत आसान है। किसी बंदे ने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया, लोन पे जो इंटरेस्ट पे करा होगा ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय अ बिजनेसमैन,
एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेसमैन, शर्त यह है कि लोन आप कहाँ यूज कर लें, बिजनेस में यूज कर लें। नेक्स्ट, डॉलेंस। डॉलेंस इज इन नीड ऑफ मनी, डॉलेंस को पैसों की जरूरत है। इट ऑब्टेन्ड बैंक लोन, इसने बैंक लोन ले लिया। डॉलेंस विल पे, बदले में क्या देगी बैंक को, इंटरेस्ट। डॉलेंस इशूड मुदारबा सर्टिफिकेट्स, डॉलेंस ने मुदारबा सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए। मुदारबा सर्टिफिकेट्स ये इशू होता है कि डॉलेंस कहता है कि हम अपनी सर्विसेज देते हैं और आम लोग, भाई मुस्टैशिस को तावना दो, क्लास में बैठे हो, तो डॉलेंस कहता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तो आम लोग घरों से पैसा लेके आए, मैंगो पीपल जनरल पब्लिक, साथ वाले को देखें, मैंगो पीपल जनरल पब्लिक, आम लोग घरों से पैसा लेके आए और हम सर्विसेज देंगे। बाद में जो साल के एंड पर जो हमने कमाया तो आपको उसका कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। ये इंटरेस्ट टाइप नहीं है, अभी सब्र कर जाए इनको कहें, ये इंटरेस्ट टाइप नहीं है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। फिर डॉलेंस ने कोई और प्रोजेक्ट शुरू किया, मिसाल के तौर पे हेलमेट बनाने हैं डॉलेंस ने, एयर कंडीशनर हेलमेट, तो डॉलेंस ने उस पर काम शुरू किया। तो डॉलेंस ने जब उस पर काम शुरू किया तो डॉलेंस एक ने काम किया, डॉलेंस इशूड मुशारिका सर्टिफिकेट्स, मुशारिका सर्टिफिकेट्स, मुशारी, बस यही नोट करते रहा करो, कॉन्सेप्ट कभी ना समझा करो। अच्छा, डॉलेंस ने मुशारिका सर्टिफिकेट्स इशू किए, तो जब डॉलेंस ने मुशारका सर्टिफिकेट इशू किए तो थोड़े पैसे डॉलेंस डालेगा, थोड़े पैसे आम लोग डालेंगे, 10 15 20 लोग आम लोग पैसे डालेंगे, डॉलेंस पैसे डालेगा, और जो प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉफिट आया करेगा उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा प्रॉफिट डॉलेंस पे कर दिया करेगा इन सर्टिफिकेट होल्डर्स को। प्रॉफिट विल बी पेड, इंटरेस्ट विल बी पेड टू बैंक, प्रॉफिट विल बी पेड टू मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर्स जो आम लोग होंगे, एंड प्रॉफिट विल बी पेड टू मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर्स। अच्छा, अब डॉलेंस ने क्या कर लिया था, हेलमेट बना लिए थे एसी वाले, अब उसने सोचा कि दुपट्टे बनाते हैं एसी वाले, तो जाहिर बात है घर में खवातीन को भी कभी गर्मी, तो डॉलेंस किचन में तो मुश्किल होगा ना फिर एसी चलाना, इसलिए डॉलेंस ने क्या किया, डॉलेंस मेड मुशारिका अरेंजमेंट। अच्छा, सारी बातों की एक बात, डॉलेंस इज इन नीड ऑफ मनी, डॉलेंस मेड मुशारिका अरेंजमेंट विद इस्लामिक बैंक। तो इसने ये पॉइंट आई टाइप पे काम किया है, लेकिन आम लोगों से इसने पैसा नहीं लिया, किसी बैंक से पैसा लिया। मुशारका ये होता है कि शिरकत होती है, थोड़ा सा पैसे डॉलेंस डालेगा, थोड़े से बैंक डालेगा उस प्रोजेक्ट में, और इन द एंड साल के एंड पे बैंक को कुछ प्रॉफिट देंगे। तो बताना ये चाह रहे लॉ मेकर के इट इज लाइक इंटरेस्ट, एंड ये सारा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है, तो इसमें आप उनको प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे। तो प्रॉफिट का लफ्ज इसने लिखा है या अमाउंट पेड का लिखा है, इसने अमाउंट पेड का लफ्ज लिखा है, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड। तो ये सॉर्ट ऑफ
तो इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट वी पे एन अमाउंट विच इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो विच इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो उनके प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा है। ये नोट करें, फिर मैं उधर आता हूं। इंटरेस्ट की जगह हम वी पे अमाउंट, इस अमाउंट का नाम होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस अमाउंट का नाम होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ, तो वो उसमें एग्रीमेंट में लिखी होती हैं चीजें, ये लॉस आ जाएगा तो ये होगा, फिर हाइब्रिड वाले मुराकबे में चले जाएंगे। इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट वी पे, वी कौन? डॉलेंस। डॉलेंस विल पे एन अमाउंट विच इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, लोन प्रोवाइडर कौन है? मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर्स, मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर्स, बैंक, ये लोन प्रोवाइडर हैं। ये तीनों क्या हैं? लोन प्रोवाइडर। इनसे हमने मनी बोरो की है। मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर क्यों कहेंगे आम लोगों को? उन्होंने हमें पैसे दिए हैं ना, तो हमने उन्हें सबूत के तौर पे कोई सर्टिफिकेट बना के दिया होगा कि ये सबूत है कि हमने तुमसे पैसा उधार पकड़ा हुआ है। उनको मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर्स कहेंगे, या मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर्स कहेंगे, या बैंक कहेंगे। और दूसरी तरफ हम होंगे। ये तीनों कौन है जो मैंने येलो से हाईलाइट किए? लोन प्रोवाइडर या मनी प्रोवाइडर या फाइनेंसर्स, जिन्होंने हमें फाइनेंस किया है। तो ये तीन हाईलाइट करना जरूरी था क्योंकि ये तीनों एक ही हैं असल में। बोले मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर्स, मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर्स एंड बैंक। चलें जी, इस प्रॉफिट की जगह उसने क्या लफ्ज लिखे है? अमाउंट। लेकिन अमाउंट तो बड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग सा लफ्ज है। पेपर में तो अमाउंट पेड ही लिख के आएंगे ना, जो लॉ में लिखा हुआ है। पेपर में तो अमाउंट पेड लिख के आएंगे, पेपर में तो लॉ को तो नहीं बदल सकते हम। ये रुमाल निकलता है सामने से, फिक्स हुआ हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी करो। भाई टीए भाई को कहें, उनको भेज तो दिए, कॉल करके भी उनको बता दें कि आपको मिल गई है। ये बोलेंगे आपको समझ आ जाएगा, उनको समझ आ जाएगा। कल तक नोट कर लेंगे? कर लिया है, इन्होंने भी शुरू किया है। हाइब्रिड में थर्ड रो माइक ले लेना, कोई सवाल पूछने तो, लफ्ज समझ नहीं आ रहा होगा फिर। क्लियर है? हाथ खड़ा कर दें जी। ओके, डॉलेंस इज इन नीड ऑफ मनी। बैंक लोन लेगी तो बैंक को क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। मुदारबा सर्टिफिकेट इशू करेगी तो मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर्स को क्या पे करेगी? प्रॉफिट। मुशारका सर्टिफिकेट इशू करेगी तो मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर्स को क्या पे करेगी? प्रॉफिट। मुशारका का अरेंजमेंट बैंक से करेगी तो बैंक को क्या पे करेगी?
ये सारी की सारी अमाउंट्स डॉलेंस विल पे, सो डिडक्शन फॉर डॉलेंस, इसलिए डॉलेंस के लिए ये डिडक्शन के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, यानी ये इनका जेन्युइन खर्चा है बिजनेस का। हाँ वो भी आ जाएगा जी, वो भी। अच्छा जी, डन डना डन, डना डन या डन? डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय डॉलेंस। डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर profit paid to मुदारबा certificate holder for funds borrowed by डॉलेंस। खुदा के लिए बाय डॉलेंस और इस किस्म के फिक्रे आप टेस्ट में लिख के आ रहे हैं, हाइब्रिड में आखिरों में बातें करते हुए, ये ना करें, इस तरह के फिक्रे ना लिख के आया करें, ये तो आपके समझाने के लिए लिखे जाते हैं। डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर प्रॉफिट पेड बाय डॉलेंस टू अ प्रॉफिट पेड बाय डॉलेंस, इन दोनों का मतलब ही डॉलेंस। अमाउंट पेड बाय डॉलेंस टू मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर्स या अमाउंट पेड बाय डॉलेंस टू अ बैंक अंडर अ स्कीम ऑफ मुशारका। उनको बता भी दें कि मैंने ईमेल कर दी है। बुक्स ऑफ बैंक, any amount paid by a bank to a person maintaining a profit or loss sharing account or a deposit account. Point D. Anjum deposited money of ₹100 in bank. Bank paid ₹10 interest to Anjum. This 10 is income for Anjum and deduction for bank. So my answer is 10 is deduction. नहीं, इनकम का तो ये सेक्शन ही नहीं है। 10 इज डिडक्शन फॉर बैंक, क्योंकि देखें ना, अगर किसी बंदे ने पैसा रखवाया है बैंक में तो फिर बैंक उसको इंटरेस्ट पे करेगा ना। तो बैंक अब ये लोन नहीं ले रहा अंजुम, पिछली मिसाल में डॉलेंस लोन ले रहा था, इसमें अंजुम ने बैंक को लोन तरह का दिया हुआ है, ये समझ लें। कर लें, कर लिया। जगह नहीं है, जगह हार्ट में होनी चाहिए। हार्ट खाली नहीं होना चाहिए, हार्ट तो अल्लाह की मोहब्बत से भरा होना चाहिए। अल्लाह का हुक्म आए दीवाना वार उस पर टूट पड़े, ये तो हार्ट तो ऐसे होने चाहिए। इस तरह प्लान बनाते हैं दोस्तों के साथ, 4 बजे 5 बजे 6 बजे, ये इस तरह हम बनाते हैं। जोहर के बाद ये कर लेंगे, असर के बाद ये, मगरिब से पहले आ जाना, फिर इशा के बाद ये, इस तरह बनाते हैं। इस बार मैंने किसी को कह दिया असर के बाद, तो वो पूछने लगे कितने बजे होती है, हैरानी हुई मुझे। अच्छा चलें जी,
भाई आपको वेलकम किया था पिछले वेडनेसडे को हमने, किसी दिन दोबारा इंशाल्लाह वेलकम करेंगे आपको, ठीक है। पॉइंट डी, एनी इंटरेस्ट पेड बाय अ बैंक टू अंजुम, अंजुम कौन है, मेंटेनिंग अ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट और उसने डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया उधर। डिपॉजिट अकाउंट से क्या मतलब है, उसने पैसे वहां जमा करवाए हैं। बुक्स ऑफ लेसर, बुक्स ऑफ लेसर, अच्छा जी, ये लेसर है, ये लेसी है, और ये एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल का कॉन्सेप्ट हमने इनका प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था। ये रेंट कलेक्शन एजेंट होता है, रेंट कलेक्शन एजेंट। स्पेशल पर्पस व्हीकल को रेंट कलेक्शन एजेंट कहते हैं। तो होता यह था कि लेसी लेसर को किराया देता था हर साल 100 रुपए। तो वक्त के साथ साथ लेसी बढ़ते रहे, लेसर के लिए तो किराया रिकवर करना उसके लिए मुश्किल हो गया, तो लेसर ने रेंट कलेक्शन एजेंट रख लिए। ये रेंट कलेक्शन एजेंट जाते थे मूंछों वाले लोग, लेसी के घर के बाहर खड़े हो जाते थे, लेसी और उसके बीवी बच्चे भाग के किराया ले आते थे। तो इनका रो भी इतना होता था। तो अब लेसी इनको पे करेगा 100 रुपया और ये पे करेंगे लेसर को 98। तो ₹2 डिडक्शन अलाउ हो जाएगा लेसर को। 2 रुपए लेसर के लिए डिडक्शन है, क्योंकि लेसर को कितने मिलने थे, 100, कितने मिले, 2 रुपए इनकम है कलेक्शन एजेंट के लिए और 2 रुपए डिडक्शन है। अच्छा, ये पूरा अलाउड है, इधर ये नहीं है कि रेंट कलेक्शन चार्जेस 2 रुपए एक्चुअल और लोअर ऑफ 4% ऑफ बिजनेस सेल, यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहां रेंट कलेक्शन चार्जेस पूरे माइनस करने की जाता है, प्रॉपर्टी में ये लोअर ऑफ करके माइनस करने की जाती, यहां लेसर के लिए ये खर्चा है। तो ₹2 इज डिडक्शन फॉर लेसर। डिडक्शन फॉर लेसर 2 रुपया। कर लें, कर लिया। ओके माय डियर, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिसीवेबल, कितनी कॉस्ट है ऑफ सिक्योरिंग रिसीवेबल, 2 रुपए। कौन अपना रिसीवेबल सिक्योर कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग रिसीवेबल, लेटना नहीं है हाइब्रिड में, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग रिसीवेबल। कौन अपना रिसीवेबल सिक्योर कर रहा है, लेसर। रिसीवेबल असल में है किसका, लेसर का। पेबल किसका है, लेसी का। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग रिसीवेबल, ये अमाउंट कैसे निकलेगी, बीइंग द डिफरेंस बिटवीन, दो अमाउंट्स का डिफरेंस हुआ करेगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय लेसर, लेसर को ओरिजिनेटर कहते हैं क्योंकि इसने लीज ओरिजिनेट की होती है। अमाउंट रिसीवेबल बाय ओरिजिनेटर कितनी थी,
100 रुपया। रिसीवेबल पूछ रहा हूं, रिसीव कितनी हुई वो नहीं पूछ रहा, रिसीवेबल कितनी थी 100। एंड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल ने कितनी अमाउंट दी, कितना नुकसान हुआ 2 का। 2 का नुकसान किसके लिए खर्चा रिकॉर्ड होगा, लेसर के लिए। ये पीके वाले भाई को मुराकबे से उठा दें भाई, ये मुराकबा क्लास में करना होता है सबने। ओके नेक्स्ट, अगला सफा। जब कभी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन बनी थी, इसका काम था लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे देना। नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कंपनी का काम था लोगों को एसेट लीज पे देना। भाई पिछले सफे पे लिखा होगा। और एसएमई का मतलब था स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे बिजनेसेस को कर्जे देना। जब ये लोग बने थे तो इनका मकसद था लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे देना और लोगों को छोटे बिजनेस के लिए कर्जे देना। इनको खुद कर्जे की जरूरत पड़ गई तो एसबीपी ने इनको लोन प्रोवाइड किया, एसबीपी ने इनको लोन प्रोवाइड किया और ये एसबीपी को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये की तरफ आ रहा है। तो एसबीपी ने इनको लोन दिया और ये लोन पे एसबीपी को क्या पे करते हैं, एसबीपी तो सेंट्रल बैंक है ना, स्टेट बैंक है। तो इसका मतलब है अगर इनको कभी जिंदगी में पैसों की जरूरत पड़ी थी, इसने क्या लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे देना था, इसने क्या लोगों को छोटे बिजनेस के लिए कर्जे देना था, इसको खुद कर्जे की जरूरत पड़ गई। तो जब इसने कर्जा लिया तो ये कर्जे पे इंटरेस्ट पे करेगा। ये इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउ हो जाएगा इन तीनों को। जाहिर बात इनकम एसपीपी के लिए है ना, तो इनकम का तो ये सेक्शन है ही नहीं। ये सेक्शन किसका है, डिडक्शन का। नहीं बिल्कुल, ये तीनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। ये कहीं से भी खेलना नहीं है हाइब्रिड क्लास में, खेलने के लिए अलग अलग क्लास अब हम तो नहीं कराएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्राउंड है बड़े बड़े, फ्री है जाना मेरे ख्याल से उधर। ये पूछते हैं आप किस कॉलेज से आए हैं, फ्री है ना, अभी तक तो फ्री है। कुछ सीए वाले बच्चे तो पीयू में एडमिशन लिया होता है उन्होंने और रह उधर रहे होते हैं, पढ़ इधर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार चलो उधर एडमिशन ले लेते हैं कभी कभी बरकत के लिए। ऐसे भी 1-2 बच्चे मिले, दोनों चीज़ें साथ साथ करने की। अच्छा जी, रिहाइश करीब है ना। पॉइंट नंबर EFG, एनी इंटरेस्ट पेड, चलिए अब बाद में बातें। एनी इंटरेस्ट पेड बाय HBFC, बाय NDLC, बाय SME। किसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय स्टेट बैंक। अ डिडक्शन शेल बी अलाउड, ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की, या एंड पे लिख लें, एनी इंटरेस्ट पेड इज डिडक्शन फॉर HBFC एटसेट्रा। फिक्रा जरा पूरा हो जाएगा। कोई नहीं, हाइब्रिड में बरकत के लिए लिख लिया करें, नहीं लिखना होता तो बरकत के लिए लिख लिया करें, इज डिडक्शन फॉर HBFC एटसेट्रा। ठीक है जी, हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं। साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें, थोड़ा सा हिलाएं अब अपने हाथ को, ऐसे शफकत का हाथ हिलाएं। जी भाई, बॉयज हाइब्रिड सेकंड रो, थोड़ा सा रख तो शफकत का हाथ, अगर जानने वाला नहीं भी है तो। कंधे पे थपकी दे रहे हो। ओके जी, डेट वाज इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर था। अब ये सेक्शन जो 75 शुरू हो गया, डेट इज नॉट अ बिजनेस का सेक्शन। ये तो सेक्शन 75 सेक्शन 74 की कंटिन्यूशन में है, और सेक्शन 74 शायद आपको याद हो वो टैक्स ईयर था। तो ये जो सेक्शन अब मैं पढ़ने लगा हूँ 75, ये बिजनेस का चैप्टर का नहीं है। बिजनेस का चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका हुआ है।
तो ये था बिजनेस का चैप्टर जो हमने न्यूमेरिकली करने की भी कोशिश की। और ये जो अब सेक्शंस शुरू हो रहे हैं, देख लो पूरी किताब देख लो कहाँ तक चल रही है। ये होता है, नेचुरल होता है यार, लेकिन मुझे भी बोलने दिया करो, ये भी नेचुरल होता है। तो सेक्शन 75 हमारा जो है वो कॉस्ट ये बताने लगा कि एसेट कब समझा जाएगा खरीद लिया और कब समझा जाएगा बिक गया। तो ये बात सिर्फ बिजनेस एसेट्स के लिए होगी? नहीं, ये बात मिसाल के तौर पे कैपिटल एसेट्स के लिए भी होगी। कोई भी एसेट, ये जरूरी नहीं बिजनेस वाले एसेट, शेयर्स बेच दें, ज्वेलरी बेच दें, सिक्योरिटीज बेच दें। अगर आप कहते हैं कैपिटल एसेट्स में वाला सेक्शन 37 है, तो 37A वाली चीजें बेच दें आप, सिक्योरिटीज। तो एसेट तो बहुत ज्यादा है जो हमने पढ़े हैं, ये सारे एसेट्स बेचने पे सेक्शन है, सिर्फ ये सेक्शन उस पे नहीं है। अल्लाह आपका भला करे, बिजनेस पे नहीं है सिर्फ। इस सफे पे डिस्पोजल है और अगले सफे पे एक्यूजिशन। अच्छा, आप लोग डिस्पोजल का मतलब समझते हैं ये, आप लोग डिस्पोजल का मतलब समझते हैं ये। वो कहते हैं नहीं, डिस्पोजल का मतलब है ये। डिस्पोजल हैज अ वेरी ब्रॉड मीनिंग। An asset will be considered as disposed of when its ownership comes to an end. For example, एग्जाम्पल्स दिए उसने, बेच दें, बदल लें, यानी कि मैं इससे मोबाइल लेके इसको अपना मार्कर दे दूं, एक्सचेंज हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, और ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूट तो होती हैं ना चीज़ें। ट्रांसफर कर दिया आपने किसी को, बांट दी चीज़ें, ये भी मेरी नज़र में कहता है डिस्पोजल है। कैंसिल हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है वो कैंसिल हो जाता है। डिस्ट्रॉय हो गया, आपकी जेब में था, थोड़ी देर बाद पूरी क्लास में किसी की जेब में नहीं है, लॉस्ट। एक्सपायर हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है, एक्सपायर हो गया। चोर डाकू आए, उन्होंने कहा हाथ खड़े करें, हाथ आपने खड़े किए, वो आपकी जेब में खाली करके चले गए, सरेंडर। ये सब जा रही हैं चीज़ें। और ऑब्वियसली सक्सेशन यानी डेथ वगैरह पे आपको एसेट्स मिले किसी की। द ट्रांसफर ऑन ऑफ एसेट बाय सक्सेशन और विल, वसीयत कोई कर गया था कि मेरे जाने के बाद मेरी जूती फलां को मिल जाए, तो द ट्रांसमिशन ऑफ एन, बड़ों की जूती बरकत वाली है। द ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सक्सेशन शेल बी कंसिडर्ड एज पुराने ज़माने में लोग बरकत के लिए बड़ों की चीज़ें रखते थे, दुनिया से चले गए। आज लोग कह रहे होते हैं किस किस बांट देते हैं यार लोगों में। अच्छा, शेल बी कंसिडर्ड एज डिस्पोजल एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। पॉइंट नंबर 3, द एप्लीकेशन ऑफ, वो सोच रहे कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी चीज़ें, जब मैं मरूंगा तो बरकत के लिए लोग रखेंगे। या पॉइंट 3, नेक हो जाए इंशाल्लाह सारे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ नेक होने की, आप भी कोशिश कर लें, कोशिश तो शुरू कर देना। द एप्लीकेशन ऑफ, बस नेक समझ ना लीजिएगा कभी अपनी जिंदगी में अपने आप को, फिर डाउनफॉल समझ लिए शुरू हो जाएगा। द एप्लीकेशन ऑफ अ बिजनेस एसेट टू अ पर्सनल यूज, बिजनेस का एसेट घर के इस्तेमाल में ले गए। ये जरा फील करें, ये क्या होगा? यानी प्रिंसिपल साहब ने इसको उतारा और इसको उतार के घर लेके चले गए। बताए ना, व्हाट इज दिस? डिस्पोजल। बस वो आप जो मर्जी बोलें, डिस्पोजल। ये एसेट चला गया ना बिजनेस से, ठीक है, ड्राइंग क्लास में मैं मतलब बता रहा हूं कि इसका मतलब डिस्पोजल है। व्हेन द एसेट इज पुट टू, बस। लेकिन ये ओनर घर लेके गया, एम्प्लॉय नहीं चोरी करके लेके गया, ओनर घर लेके गया। जब आप अपने बिजनेस का एसेट क्या कर दें? डिस्कार्ड कर दें। जब अपने बिजनेस का एसेट क्या कर दें? मिसाल के तौर पे आपने अपना मोबाइल बिजनेस का पकड़ के ऐसे फेंका, तो वेयर अ बिजनेस एसेट इज डिस्कार्डेड और सीजेस टू बी यूज। या डिस्कार्ड तो नहीं किया, लेकिन 15 साल से अलमारी में पड़ा हुआ, हाथ भी नहीं लगाया। जैसे कई दफा कोई चीज अम्मी आपको कहती हैं कि इसको बेच आओ, आप छत पे जाके फेंक आते हैं,
तो आप अपनी जान छुड़ाते हैं, तो जान छुड़ाना भी कहते हैं मेरी नज़र में डिस्पोजल है, यानी पड़ी हुई चीज़ भी डिस्पोजल है। ये बड़ी अजीब सा कॉन्सेप्ट है और पेपर में इसको टेस्ट करेगा। वो कहेगा मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है, वो मैंने इस्तेमाल करनी बंद कर दी है, तो आप डिस्पोजल में उसको नहीं डालेंगे। हालांकि जब ICAP का सोल्यूशन आएगा तो डिस्पोजल का गेन लॉस उसने निकाला होगा, फिर आपकी सोल्यूशन देख के चीखें निकलेंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था। तो चीज़ पड़ी पड़ी अगर आप डिसीजन लें आज के बाद मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, तो कहते हैं मेरी नज़र में ये भी डिस्पोजल है। अच्छा, इट विल बी कंसिडर्ड दैट इट इज डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोजल हुई नहीं है, लेकिन कहते हैं समझ लें मेरे भाई डिस्पोजल हो गई थी, रखो इसको इधर, वापस कर रहे हो। अजीब बंद है, डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट की मत मार दी, दोबारा चीज मुझे लाके दे रहा है। यानी अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट गलती से बन गया क्लास में कि डिस्कार्ड का मतलब क्या है, तो उसको भी लाके दे रहा है, डिस्कार्डेड चीज मुझे दे रहा है। क्लास के बाद देना। पॉइंट नंबर 4, a disposal shall include a part of disposal. Disposal shall include a part. पार्ट डिस्पोज हो गया, ये पूरा मार्केट डिस्पोज हुआ, पार्ट डिस्पोज हो गया। तो आपने गाड़ी में से उसके टायर जो है वो निकाल के बेच दिए, तो डेट इज डिस्पोजल। अब बैठे गाड़ी में और खेलें स्टीयरिंग से, हम और क्या करना है। बच्चे आया करें मोहल्ले के 10-10 रुपए लेके बिठा दिया करें उनको, इधर से बैठ के उधर निकल रहा है, उधर से बैठ के उधर निकल रहा है, 4 डिग्गी में बैठे हैं, 2 आगे। अच्छा, तो डिस्पोजल इंक्लूड अ पार्ट ऑफ डिस्पोजल। एक्यूजिशन, यार आजकल जमाना बड़ा खराब हो रहा है। आजकल स्कूलों में बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे आगे से पूछ रहे हैं ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये आगे प्रैक्टिकली ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई होगा। अब हर चीज़ पे ही जब बच्चे ऐसे पूछने लग जाएं, एक्यूजिशन, तो आप अगर कभी टीचर बने तो आपको मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, आगे हालात जो है ना बड़े। पॉइंट नंबर 5, द टाइम ऑफ एक्यूजिशन। टाइम ऑफ एक्यूजिशन ऑफ एन एसेट इज द टाइम व्हेन अ पर्सन बिगिंस टू ऑन इट। जब आप इसको ऑन करने लग जाए, ये आपकी एक्विजिशन है। इंक्लूडिंग द टाइम फॉर ग्रांट ऑफ, अगर अगले ने आपको राइट ग्रांट कर दिया है, यानी आप इस्तेमाल शुरू कर दो चीज का, आपने नहीं भी इस्तेमाल शुरू किया तो उसने तो अवेलेबल कर दिया ना। जैसे कोई बंदा आपको फोन करके कहे आप एथोपिया के जंगलों के अंदर घूम रहे हैं और किसी ने फोन करके कहा यार वो जो आपने प्लॉट खरीदा हुआ था ना वो अब अवेलेबल हो गया, तो चाबियां जो है वो मैंने आपको डिलीवर करनी है, आप कहाँ पे हैं। तो प्लॉट की 4 दीवारी, भाई ने देखो ये होते हैं अच्छे बच्चे, कहते हैं 4 दीवारी भी थी प्लॉट के गिर्द, और ये होते हैं गलतियां निकालने वाले, प्लेट की सही धुली हुई और सालन में नमक। अच्छा, तो असल में हर किस्म के लोग देखें यहाँ बैठे हुए हैं, फ्यूचर शोहर, फ्यूचर ससुर, फ्यूचर बहुएं, फ्यूचर सास, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका सही होना जरूरी है मेरे समेत। पॉइंट 5, द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द टाइम, ये एक ऐसा टाइम है जब आप इसको ओन करना शुरू कर दें और अगले ने अगर आपको ग्रांट कर दिया राइट, तो ये भी एसेट का ओन करना समझा जाएगा। अच्छा, कल कल को अगर प्रिंसिपल साहब यही वाला एसेट दोबारा बिजनेस में ले आए, घर वालों ने कहा ये क्या चेक रखा हुआ है तुम लोगों ने हमारे ऊपर, सिक्योरिटी कैमरास लगाए हैं और इसमें तस्वीरें, तो घर वालों ने कहा नहीं सॉरी, तो फिर ओनर दोबारा जो है, घर वालों ने कहा हमारा ईमान बनाओ, ये इस तरह के चेक ना रखो हमारे ऊपर, तो फिर ये उन्होंने ला के दोबारा इधर लगा दिया, तो अब ये क्या होगा बोले, एक्विजिशन हो जाएगी ना, क्योंकि पहले कहां पड़ा हुआ था, घर में, घर वाली चीज। या कोई भी मिसाल के तौर पर रात को बीवी बच्चे सो रहे थे, शोहर ने एसी उतार के लाके दफ्तर में लगा दिया, तो that is called as an, it is sort of acquisition। अगले दिन नाश्ता नहीं मिलेगा, कोई नहीं, 1-2 टाइम की कुर्बानी होगी बस। The application of personal asset to business use shall be considered as acquisition when the asset is put to business use। अच्छा, जो एसेट घर में इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ घर में इस्तेमाल हो रहा है, उसका नाम क्या होगा, पर्सनल एसेट। जो एसेट सिर्फ बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम बिजनेस एसेट। अच्छा, अगर एक एसेट बिजनेस और घर दोनों में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका नाम लॉ मेकर से पूछते हैं क्या है।
बिज पर नहीं, यानी थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा सा पर्सनल, बिज पर एसेट, बिज पर नहीं, उसका नाम देखते हैं लॉ मेकर क्या रखता है। जो होली घर में यूज हो रहा है उसका नाम पर्सनल, जो होली बिजनेस में यूज हो रहा है उसका नाम बिजनेस, और जो पार्टली बिजनेस में यूज हो रहा है, बल्कि इसके तो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, कोई इंटेंजिबल्स थे और कोई टेंजिबल्स थे, वो थोड़े से घर में इस्तेमाल हो रहे थे, थोड़े से बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे थे, तो हमने बिजनेस एसेट रख के ही उसको डेप्रिशिएट कर दिया था। तो घर वाला पर्सनल, बिजनेस वाला बिजनेस, थोड़ा सा घर थोड़ा सा बिजनेस, बिजनेस इंक्लूडिंग स्टॉक एंड डेप्रिशिएबल। स्टॉक तो आमतौर पे एक ही जगह पड़ा होता है, बहरहाल कभी स्टॉक के कुछ हिस्से करके घर में ले जाएं बिजनेस में, अजीब सी बात है। सेक्शन 76, सेक्शन 75 और सेक्शन 76 में यह फर्क है। असल में सेक्शन 75 बताता है कि व्हाट इज डिस्पोजल एंड व्हाट इज परचेज, और सेक्शन 77 बताता है कि परचेज की कॉस्ट, 76 बताता है परचेज की कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो सेक्शन 76 क्या बताने लगा है, परचेज की, और कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 77, उसमें पता चलेगा सेल की सेल प्राइस कैसे पता चलनी है। आज क्या पढ़ने लगे हैं, कॉस्ट निकालने का तरीका। सॉर्ट ऑफ IAS 16 में आपने ये पढ़ा था एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, शायद आपने पढ़ा हो। ये सेक्शन कहते हैं मैंने बनाया एसेट की कॉस्ट निकालने के लिए, आप कुछ और ना समझ लेना। अच्छा आगे, कॉस्ट ऑफ परचेज्ड एसेट कैसे निकलेगी, अगर घर वाला एसेट बिजनेस में लाओगे तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, और अगर एसेट खुद बनाओगे तो कॉस्ट कैसे निकलेगी। कहता है ये 3 सिनेरियोज मैं बना रहा हूं। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो आप बाजार से खरीदते हो, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो आप घर से लाते हो, और कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो आप खुद बनाते हो। तो इन तीनों की कॉस्ट निकालने के कहते हैं अलग अलग तरीके हैं। बस ये 3 पॉइंट्स पढ़ के हम क्लोज कर रहे हैं, फिर पास पेपर वगैरह या कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो अगर एक एसेट आपने खुद बनाया है तो इसकी टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग, टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग का मतलब आपको पता है, रॉ मटेरियल होता है, लेबर होती है और ओवरहेड्स होते हैं। तो अगर आपने कोई एसेट खुद बनाया है, मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों ने सोचा कि कैंटीन की बिल्डिंग ईंटों की बना लें, पक्की, सोचें, फील करें, सेकंड फ्लोर पे जाएं तो 3rd फ्लोर है, हाँ, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड एसेट शैल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्टिंग द एसेट प्लस एनी जरूरी खर्चे इनकर्ड टू ऑल्टर और इंप्रूव द एसेट। अच्छा, इंप्रूव करने वाले खर्चे बाद में होते हैं आमतौर पे, ऑल्टर तो पहली दफा ही कर दिया जाता है ना, उसको बेहतर कर दिया जाता है। इंप्रूव करने वाले खर्चे आमतौर पे बाद में होते हैं। शायद आपको याद हो अकाउंटिंग के टीचर कहते थे कि ऐसा खर्चा एसेट को इंप्रूव करने के लिए किया जिससे एसेट से ज़्यादा फायदा आने लग गया, उसको एसेट की कॉस्ट में डाल दें। मिसाल, हाँ, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, मिसाल के तौर पे एक बस है, उसके अंदर 50 सीटें हैं, तो आपने पीछे से दीवार निकाल के 10 सीटें और लगा दी, या दरमियान में फोल्डिंग लगा दी, या छत पे आपने कुछ सीटें लगा दी, तो ये इंप्रूवमेंट है, अब इससे ज़्यादा फायदा आएगा। पॉइंट नंबर 3, उनको क्या पता जो कभी बस की छत पे बैठे ही नहीं। इफ अ पर्सनल, बिल्कुल एसी लगा होता है, इफ अ पर्सनल एसेट इज पुट टू बिजनेस यूज, अगर एक पर्सनल एसेट कहां चला जाए, बिजनेस यूज। बॉल पॉइंट जरा मुंह से निकाल के थोड़ा क्लास लेनी है, इस पे हमने फोकस करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ अ पर्सनल एसेट इज पुट टू बिजनेस यूज, अगर एक पर्सनल एसेट बिजनेस यूज में, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कैमरे से देख रहे होते हैं आप बाहर क्या हरकतें कर रहे हैं बैठ के, आप समझते हैं कि अंदर वाले पे डिसाइड हुआ है, वो बाहर वाले से ऊपर से देखा होता है, उस पर डिसीजन हो रहा होता है। इफ अ पर्सनल एसेट इज पुट टू बिजनेस यूज, अगर एक पर्सनल एसेट बिजनेस यूज में आ रहा है तो इट्स कॉस्ट विल बी, जरा सोच के बताएं क्या होगी। प्रिंसिपल साहब घर से पंखा उतार के दुकान के ऊपर लाके लगा दिया, या बिजनेस में लाके लगा दिया, या अपने कमरे में लाके लगा दिया, उसकी कॉस्ट क्या होगी घर से? फेयर वैल्यू। एक्सीलेंट। किस दिन की फेयर वैल्यू? जिस दिन पंखा बना था, जिस दिन पंखे ने खत्म हो जाने, जिस दिन पंखा बिजनेस में लेके आए।
If a personal asset is put to business use, its cost will be the fair market value on the date it is put to business use, जिसमें ये business use में आया. And last, the cost of purchased asset shall be sum of. Purchased asset में क्या क्या होगा? Purchased asset में my dear होगा total amount given for the asset. दुकान पे गए, आपने कहा मैंने एसी खरीदना है, उन्होंने कहा भाई 1,50,000 दे दें, तो that is total amount given for the asset, including fair value of consideration in kind. ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें मैंने एसी खरीदना है, उसके बदले में मेरे से कुर्सियां ले लो, मैंने एसी खरीदना है, उसके बदले में मेरे से सेकंड हैंड गाड़ी ले लो और पैसों का तबादला कर ले, कुछ भी हो सकता है. तो इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड. लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कब निकालनी है? जो चीज़ आप बदले में दे रहे होंगे, जिस दिन वो चीज़ आप खरीद रहे होंगे उसी दिन. तो पता चला कि पैसे भी दे सकते हैं और चीज़ें भी दे सकते हैं जब आप चीज़ खरीदने जाएं तो. बार्टर सिस्टम. एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर. इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर तो आपको पता है क्या थे, इंस्टॉलेशन वगैरह आप लोग पढ़ते थे. इंसिडेंटल होते हैं ज़रूरी खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, शायद याद हो आप लोगों ने FR 1 कभी ज़िंदगी में अगर पढ़ी हो तो. इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस टाइप के खर्चे, ज़रूरी खर्चे. पेड इन एक्वायरिंग द एसेट एंड पेड इन डिस्पोजिंग द एसेट. एसेट के डिस्पोज करने के खर्चे भी कैपिटलाइज होते हैं. अब इसको सिर्फ थ्योरी की हद तक याद रखें, इसका न्यूमेरिकल इंपैक्ट आपके स्कोप में नहीं है. अगर कभी कोई थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी है तो मैं न्यूमेरिकल में कर लूँगा. अकाउंटिंग वाले कुछ और कहते हैं, वो ये नहीं कहते. वो कहते हैं FR 2 में आप पढ़ेंगे और FR 1 में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने, कहते हैं जो डिस्पोज करने के खर्चे हैं ना, डिस्पोज करने के खर्चे, डिस्पोज करने का एक बड़ा खर्चा होता है डी इंस्टॉलेशन, और उसके लिए मजदूर बहुत पैसे मांगते हैं. तो डिस्पोज करने के जो खर्चे हैं उनका अकाउंटेंट्स कहते हैं अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगा के उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू को एसेट की कॉस्ट में डालो. लेकिन टैक्स वाले ऐसी कोई बात नहीं करे. टैक्स वाले कह रहे हैं बस डिस्पोज करने के खर्चे एसेट की कॉस्ट में डाल दो. अब वो कैसे डालने हैं, क्या है, इस पर कभी बात करनी हुई तो करेंगे. थ्योरी की हद तक फिलहाल याद रख लें कि खरीदने और बेचने के खर्चे, दीवारों के साथ टेकना लिखा है, दीवारें भी गिर सकती हैं, एतबार नहीं किया करें ज़्यादा दीवारों पे. और शायद आजकल की दीवारों के तो कान भी होते हैं, ज़बान भी होती है. पॉइंट C, एक्सपेंडिचर पेड टू ऑल्टर और इम्प्रूव द एसेट. ये सॉर्ट ऑफ वो कॉन्सेप्ट है जो कल हमने टर्म टेस्ट में डिस्कस किया था. आज आप लोग भी डिस्कशन ले लीजिएगा. कल आप लोगों ने टर्म टेस्ट दिया होगा, साथ वाले का चेहरा देखें, उससे पता चल जाएगा आपको. कल आप लोगों ने टर्म टेस्ट दिया होगा तो एक ने दूसरे को ऐसे देख लिया. परसों आप लोगों ने टर्म टेस्ट दिया होगा, कल से मेरा वर्किंग डे होता है ना, और गलतियां निकाला करो. यही बड़े होके सास ससुर होते हैं. मैं बता रहा हूं तुझे, ये इन्हीं चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है. कोई नहीं, वैसे ही तरबियत हो रही है, मेरी अपनी भी हो जाए लग रहे. ये मकसूद होता है, मकसूद. तो ना इग्नोर कर दिया करें चीज़ों को. एक्सपेंडिचर पे, हाँ कोई गलत फिगर व्हाइट बोर्ड पे लिख ली, उससे ना इग्नोर कीजिएगा. वो एक्सपेंडिचर पेड टू ऑल्टर और इम्प्रूव द एसेट. तो एसेट को इम्प्रूव करने का खर्चा. तो कल की क्लास में 120 मिलियन की हमने बिल्डिंग खरीदी थी टेस्ट में, और 120 मिलियन की बिल्डिंग. ऐसे से क्यों कर रहे हो, टेस्ट दिया था? हाँ, नहीं दिया. 100 दांत अंदर करो. 120 मिलियन की आपने बिल्डिंग खरीदी थी और 10 मिलियन की उस पर रेनोवेशन की थी, तो इसलिए उसको इंप्रूव और ऑल्टर करने का खर्चा था, तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होना था. बट शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर अंडर B एंड C. लेकिन B और C वाले खर्चे एसेट की कॉस्ट में ना डालना अगर, इस लाइन का मतलब बता दें, अगर इन रेयर सर्कमस्टांस ऐसा हो सकता है ना कि टैक्स वाले कहें यार हम आपको इजाजत दे रहे हैं ये सारे खर्चे वैसे ही एक्सपेंस में डाल लो. अगर टैक्स वाले कभी कह दें, ये तो बहुत रेयर सर्कमस्टांस में होगा. ये लाइन 3-4 दफा शायद हमने पढ़ी है पहले कभी. तो मिसाल के तौर पे इंस्टॉलेशन इज ₹20 मिलियन. 20 मिलियन की इंस्टॉलेशन हुई है. टैक्स अथॉरिटीज, आगे एक फिक्रा हम बोला करते थे, मे से दैट फुल 20 बोले इज अलाउड एज. फिर इसको कॉस्ट का पार्ट बनाएं या फौरन खर्चे में डाल दें? अकाउंटिंग वाले ऐसा कभी नहीं कहेंगे इंस्टॉलेशन के बारे में. टैक्स वाले कभी कह सकते हैं, कहने को आए
ये जनरल रूल है या पेपर में लिखा होगा वाजे तौर पे कि डालो? हमेशा ही इंस्टॉलेशन को खर्चे में डालना है, नेवर, कभी भी नहीं डालना। और इस तरह का कभी सवाल आएगा, मैंने डाला भी नहीं वैसे, जो ये वाला मैं सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, खुदा ना खास्ता कभी ऐसी लाइन लिखी आ जाए पेपर में, एज पर टैक्स रूल्स या एज पर टैक्स अथॉरिटीज फुल डिडक्शन इज अलाउड फॉर इंस्टॉलेशन, तो फिर फौरन खर्चे में डाल दीजिएगा। वरना तो इंस्टॉलेशन को कहां डालते हैं बोलें? एसेट की कॉस्ट में। चलें खड़े हो जरा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो। करीब दुनिया का हो मेरा काम दूर दुनिया, ये नहीं आता। कौन सा? दूर दुनिया का दूर दुनिया वो कमरे दम से उजाले हो जाए। अच्छा जी, शुक्रिया भाई, रियली अप्रिशिएट यू। एक दो बच्चे हाइब्रिड में बैठे हुए हैं, अल्लाह करे वो भी खड़े हो जाते हैं। चलें, बहरहाल बैठ से, आप कोई नहीं। पुराने पर्चा जात निकालें। हम बैठ गए हैं या कंपनी बैठ गई है? देखें, आपके साथ वाली कंपनी बैठ गई है। अब उसको उठाएंगे कैसे, ये मसला है। अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर किधर रह गया? क्वेश्चन नंबर 26। मिस्टर साजिद इज द सोल प्रोपराइटर। साजिद सोल प्रोपराइटर है, इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैंस। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से फैन खरीद के आगे बेचता है। ही इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग हिज बिजनेस इनकम फॉर 2008 की बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं, पेज नंबर 171 पे। और बट इज नॉट क्लियर अबाउट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। लेकिन ये आइटम्स की टैक्स ट्रीटमेंट इसको मालूम नहीं है, पेज 171। मेरे ब्रो तो हमारे पास आ गया, हमें खुद नहीं मालूम। नहीं इंशाल्लाह, क्यों, वाई, हद होती है। पॉइंट नंबर 4, कंप्यूटर नरम वेयर वॉज परचेज्ड। नो, कंप्यूटर नरम वेयर कहां फॉल करता है? इंटेंजिबल्स की डेफिनेशन में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वॉज परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 2008 एट अ कॉस्ट ऑफ 9 लाख। द सॉफ्टवेयर इज लाइकली टू यूज फॉर 12 ईयर्स। ये कितने साल इस्तेमाल होगा? तो थ्योरी का सवाल है, सॉर्ट ऑफ इस टाइप का लिख के आएंगे, पहले सुन ले मेरे से, फिर अगर लिखवाना हुआ तो मैं लिखवा भी दूंगा। तो सवाल इस तरह लिख के आएंगे हम, जवाब इसका कि द सॉफ्टवेयर फॉल्स, आगे बोलें, अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल्स। बाकी मुझे पता है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ऐसे तो पूरा आप लिखाते हैं, आधे आधे सफ़े भरे होते हैं, जो बात पूछी नहीं होती वो भी बतानी होती है। तो फैलाना तो चीज़ आपको आता है, लेकिन खुदा के लिए फैलाया ना करें, टू द पॉइंट बात किया करें। इट इज़ the software falls under the definition of intangible asset and it will be amortized over its useful life of 12 years. So a tax amortization of rupees 9 lakh divided by 12 into जनवरी फरवरी, बल्कि 2008 है ना, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024 और 2028 ये लीप के साल हैं। लीप का साल आएगा, फरवरी में एक बढ़ाएगा, लीप का साल आएगा फरवरी में। ये कायदे आज़म ने, ये अल्लामा इकबाल का नहीं है मिसरा, मैं कह रहा हूँ एक बात कि लीप का साल आएगा, फरवरी में एक दिन बढ़ाएगा। इस वजह से फरवरी में 29 लेंगे और साल में 365 की बजाय 366 लेंगे। लीप के कौन से साल हैं सर, मुझे याद करना पड़ेगा जी, करा देता हूँ। 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024। 2028 का सवाल तो शायद आपको पेपर में आए ना, तो ये लीप के साल हैं, तो इसलिए 29 लिखने लगा हूँ मैं।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बताएं जी टोटल। माय डियर, यार मेरा कैलकुलेटर मंगवाना जरा घर से। 182। ये तो नॉन रेजिडेंट हो गया, ये तो बंदा ही नॉन रेजिडेंट है। अच्छा अच्छा सॉरी, ये एसेट का इस्तेमाल के दिन है, सॉरी सॉरी सॉरी। डिवाइडेड बाय 366 ना माय डियर, नाउ प्लीज छुरी थले साल हो ना। 365 तो तब होते हैं जब फरवरी में 28 हो, जब फरवरी में 29 आता है, 4 साल बाद किसी की सालगिरह आती है, तो जब फरवरी में 29 आता है तो फिर यही होगा ना 295। So a tax amortization of 37295 will be allowed as deduction। ये इसका करेक्ट टैक्स ट्रीटमेंट है कि ये अमोर्टाइजेशन के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। पढ़ें आगे। पॉइंट 3, ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज्ड अ कार एट अ कॉस्ट ऑफ 12 लाख, जो थोड़ी सी घर में इस्तेमाल हो रही है और थोड़ी सी बिजनेस में। साजिद की ये ख्वाहिश है कि वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले और इनिशियल अलाउंस भी ऑन द फुल अमाउंट ऑफ कॉस्ट। उसकी ये ख्वाहिश है कि डेप्रिसिएशन और ये फुल अमाउंट ऑफ कॉस्ट के ऊपर क्लेम कर ले। तो कार, कार is an eligible depreciable asset या not an eligible depreciable asset? Therefore he cannot claim the initial allowance, इसलिए वो initial allowance claim। लेकिन यार उसकी ख्वाहिश है यार, थोड़ी सी गुंजाइश निकाले ना, ऐसे थोड़ी सी तो गुंजाइश निकाला करें। कैसे क्यों पूछते हैं? थोड़ी सी गिबत की गुंजाइश दे दिया करें, थोड़ा सा कभी बुरा भला कहने की गुंजाइश दे दिया करें, थोड़ा सा कीना रखने की, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? इधर आप थोड़ी सी गुंजाइश निकाल दें यार, थोड़ी सी प्लीज। लिखाइएगा पेपर में, गुंजाइश तो थोड़ी सी निकाल दिया करें यार। तो उधर आके आपको ये चीजें नहीं याद रहती, इधर आपको ये चीजें याद आ जाती हैं। इधर की अजीब जहालत है वैसे लोगों के अंदर। उधर आके थोड़ी सी गुंजाइश निकाल दें, फजर की नमाज उठ के 8 बजे पढ़ लूँ, थोड़ी सी क्या मतलब? गुंजाइश नहीं निकल सकती? इधर कोई गुंजाइश निकल सकती है? नहीं निकल सकती। नहीं, वो कह रहे हैं यार, क्या करें? वो कह रहे हैं, अब क्या करें? मान लें उसकी पेपर में, तो क्या लिख के आएंगे? बोले और बोले क्या? आज में बातें ना करें, क्या लिख के आएंगे? द कार इज अ डेप्रीशिएबल एसेट बट it is not an eligible depreciable asset, therefore no initial allowance can be recorded या no initial allowance will be allowed। अगर allowed का लफ्ज लिख रहे हैं, no initial allowance will be allowed। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, वो डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं ऑन फुल अमाउंट ऑफ कॉस्ट। हाँ कर लो, लेकिन उसको फिर अपोर्शन कर देना आप बिजनेस यूज के मुताबिक। हो सकता है घर में यूज हो रही हो 30% और बिजनेस में यूज हो रही हो 70%। तो एक लाइन शायद हमने पढ़ी थी, वेल डन, इसको पॉइंट भी पता है। पॉइंट 3 में एक लाइन पढ़ी थी। असल में इस लाइन की थ्योरी वो पेपर में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वेयर एन एसेट इज यूज्ड पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर द डेप्रिसिएशन विल ओनली बी अलाउड ऑन proportionate base। Therefore, Sajid, the depreciation will only be allowed on proportionate base। Further, Sajid, please bring your ears near to me। As the cost is greater than 75 lakh, so the cost will be restricted at 75 lakh। और साजिद की तरफ से चपेट आई। क्यों? कॉस्ट 75 लाख से ज्यादा है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो फिर 75 लाख से ज्यादा कॉस्ट है ही नहीं, तो फिर इसको 12 लाख ही रहने दें या इस कॉस्ट की भी जान ले लें? वो तो 80 लाख वाली गाड़ी की जान लेके 75 लाख पे लाए थे, 2 करोड़ वाली गाड़ी की जान लेके 75 लाख पे लाए थे। ये तो करोड़ी भी नहीं है, तो फूटी करोड़ 12 लाख रुपए की गाड़ी है ये तो गाड़ी भी नहीं है, ये तो गाड़ी ही है। तो 75 लाख से कम है ना, तो फिर इसकी
कॉस्ट को 75 लाख पे रिस्ट्रिक्ट करना, ये लिख के आएंगे या नहीं लिख के आएंगे? सो आई होप समझ आ गया होगा आपको। पॉइंट नंबर 6, प्रोफेशनल टैक्स। अब ऑब्वियसली घर जाके आप लोग ये लिखेंगे सारा, आई होप सो। प्रोफेशनल टैक्स, आई होप सो नहीं, वी विल डू। आप देखें सही, मेरा आपको भी मेरा पता नहीं। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 1 लाख, मुझे भी नहीं पता अपना। वाज पेड टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। प्रोफेशनल टैक्स हमने पे किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, वो जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट है बाजी, मानी की बात है आज। सच टैक्स इज टू बी पेड बाय एवरी पर्सन। ये टैक्स हर बंदे ने पे करना है। ये टैक्स किसने पे करना है? हर बंदे ने पे करना है। सच टैक्स इज टू बी पेड बाय एवरी पर्सन हु इज इंगेज्ड, जिसकी मंगनी होगी हुई है, सॉरी, इन द ट्रेडिंग बिजनेस, जो कारोबार कर रहे हैं। कहां कारोबार कर रहे हैं? इन द टेरिटरी ऑफ पंजाब। यार साजिद, तेरे में मसला है। साजिद वांट्स, ही कंसिडर्स, पता नहीं तुझे क्या। देखते हैं अब इसकी ख्वाहिश, देखें क्या है। साजिद चाहता है, बोल दे ऐसे, तेरी चाहत हमने पूछी तो थी नहीं, हम पहले खुद डिसाइड कर लेते हैं। इसकी चाहत छोड़ें, पहले खुद डिसाइड कर लें ये खर्चा अलाउड है या नॉट अलाउड है। ये तो उसकी चाहत आगे बता रहे ना, असूल बता दें आप मुझे। नॉट अलाउड है। इधर आओ। नहीं यार, वो कहते नॉट डिस अलाउड। ये कौन बोला है? कौन बोला है? यार आपको 100 रुपये ना मिलेगा क्लास के बाद। फर्स्ट टाइम मैंने 20 साल में ये लफ्ज़ सुना है जिंदगी में। पहली दफा 2003 में मैंने पहली दफा टैक्स पढ़ा था, पढ़ाया नहीं था, पढ़ा था। और आज 21 साल में पहली दफा ये लफ्ज़ सुना है। आई रियली अप्रिशिएट यू। नॉट डिसअलाउड मींस अलाउड, अलाउड। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं यार। अभी आने वाली जनरेशन देखिएगा जरा, अभी तो इनके हालात ही हैं। अच्छा, क्या ये टैक्स इनकम टैक्स है? तो ये यहां पे आ रहा है डॉट 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 में। तो प्रोफेशनल टैक्सेस का नाम है। इनकम टैक्स के अलावा सारे टैक्सेस माइनस करने की, तो हम ये लिख के आएंगे कि प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट अ टैक्स which is paid on the profits of business, because that tax is income tax. Only income tax is not allowed. ये मैं बता रहा हूं आपको। So the professional tax is a tax which is not paid on the profits of business. That's why it is not an income tax. So every tax other than income tax is allowed as deduction. Therefore this professional tax alhamdulillah is allowed as deduction. ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, इसमें कोई मसला नहीं है। वो चाहता है कि ये नॉट अलाउड हो जाए, दीवाना है। वो कहता है मेरे ख्याल से ये नॉट अलाउड है क्योंकि ये मैंने सूबे की गवर्नमेंट को दिया है। अच्छा, यहां कोई ऐसी लाइन लिखी हुई थी सूबे की गवर्नमेंट को देने वाले नॉट अलाउड हैं? कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है? मुझे तो नहीं मिली। आपको मिली है कोई ऐसी लाइन कि सूबे की गवर्नमेंट को देने वाले नॉट अलाउड हैं? लेकिन वो चाहता है, वैसे थोड़ी सी गुंजाइश निकाल दें, हम नॉट अलाउड कर दें। चाहता है यार, वो चाह रहे हैं ना। आप क्या, बच्चा है बेचारे की ख्वाहिश है कि नॉट अलाउड में डाल दें, नहीं हो सकती पूरी। अच्छा, असूल को सामने रखना है, ये चाहत को सामने रखना है जिंदगी में। असूल को सामने रखना है। जाएं साथ वाले को लेके, आ जाओ 100 रुपया लेने के लिए।